शुरू करते हैं आज के क्लास में। आज का पहला क्वेश्चन, ये 15 नंबर, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में कई बार आया हुआ भी है और स्टूडेंट लोगों को थोड़ा सा परेशानी भी होता है इसको समझने में और इसको सॉल्व करने में। एकदम ध्यान से आप लोग पढ़ लो, फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हुआ पढ़ना सबका? स्टूडेंट डिस्कस किया जाए इसको। ओके, ध्यान से धीरे धीरे सुनना। मैं एक एक पार्ट को पढ़ पढ़ के उस पार्ट का डायग्राम कंस्ट्रक्ट करूंगा, ठीक है? और कहीं पर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आपको ऐसा लगे कि ठीक नहीं है ये चीज़ मैच नहीं हो रहा तो पूछ लेना आपको, ठीक है? देखो क्या बोल रही है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। इसका सबसे पहले बना लेते हैं। मान लो कि ये कोई हाईवे है हमारा और रेड कलर से सपोज करके मैं कोई टावर बना लेता हूँ। तो ये हो गया ब्लैक कलर वाला हम लोग का हाईवे और ये जो रेड कलर वाला है ये हो गया हम लोग का टावर। तो एक स्ट्रेट हाईवे है जो एक टावर के फुट के तरफ लीड करता है, ये बात ये क्वेश्चन कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, टावर के टॉप में कोई एक पॉइंट है, सपोज करो कि ये पर्पल वाला, ये हम लोग का हो गया मैन या फिर आप कह सकते हो ऑब्जर्वर। ठीक है, फिर ब्लैक वाले हाईवे के ऊपर में किसी एक पॉइंट पे इसको कोई एक कार दिखाई दे रहा है जिस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको बताया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है उसको समझने का ट्राई करते हैं। जो आदमी पर्पल वाले पॉइंट पे बैठा हुआ है बेटा, उसका जो हॉराइजॉन्टल होगा या नॉर्मल लाइन ऑफ साइट होगा उसको देखो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ और आप लोग बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। उसका नॉर्मल लाइन ऑफ साइट ऐसा होगा, मतलब अगर पर्पल पॉइंट पे बैठा हुआ आदमी अपने गर्दन को बिल्कुल भी हिलाता डुलाता नहीं है तो एकदम नॉर्मल पोजीशन पे बैठा रहता है विदाउट टर्निंग इट नेक आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल पोजीशन पे रखता है एकदम। तो उस सिचुएशन में आपको लगता है कि जो उसका लाइन ऑफ साइट होगा, जो उसका विजन होगा, वो ये वाले ब्लू लाइन के अलोंग होगा। बोलो आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट बेटा अगर ग्राउंड पे है तो ग्राउंड पे देखने के लिए उसको अपने नेक को कौन से डायरेक्शन में टर्न करना पड़ेगा? ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, क्योंकि वो नीचे का ऑब्जेक्ट देखना चाहता है। तो नीचे का ऑब्जेक्ट अगर वो देखना चाहता है तो इस सिनेरियो में वी कैन से कि ऐसा लाइन ऑफ साइट उसका हो जाएगा। देखो तो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, किस टाइप का। यहाँ पर मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ, ब्लू वाला जो पार्ट है वो हम लोग के लिए है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल के कंपैरिजन में नीचे देखना होगा हम लोग को, तो ये हो जाएगा हम लोग का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री? 30 डिग्री। देखो रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? ओके, इसके बाद में बेटा ये क्या बोल रहा है, देखो मैं ये लाइन दोबारा पढ़ देता हूँ, सेकंड लाइन। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, जो अपन ने बना लिया। उसके आगे बोल रहा है विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, मतलब ये जो कार है, जो शुरू में सपोज करो कि मैं इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ, ए पॉइंट पे जो कार है वो वहाँ टिका हुआ नहीं रहेगा, वो क्या है कि आगे की तरफ मूव कर रहा है विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, फिर हम लोग को बोला हुआ है कि 6 सेकेंड्स लेटर, और आगे की तरफ एक बात और हम लोग को क्लैरिफाई करके दिया हुआ है कि ये फुट ऑफ द टावर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या ये उल्टे साइड भी मूव कर सकता है, तो इस तरफ ये मूव नहीं कर रहा है। हम लोग को बोला गया है कि मूव किधर कर रहा है, ये फुट ऑफ द टावर की तरफ, तो ऑब्वियसली ए के राइट हैंड साइड की तरफ ये मूव कर रहा है। तो यहाँ तक सारा बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, आगे देखो क्या बोल रही है बेटा कि 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी कि ऑब्वियसली ये पॉइंट पे कोई है, टावर के फुट की तरफ मूव कर रहा है, और 6 सेकंड के बाद में ऑब्वियसली ये कहीं पे इस वाले पॉइंट पे होगा, और इस वाले पॉइंट पे पहुंचने के बाद में हमसे कहा जा रहा है कि इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा ये वाला, दिस इज
नाउ 60 डिग्री, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ गया। और ऑब्वियस सा बात है कि जैसे जैसे आप फुट ऑफ द टावर के पास में पहुंचते जाओगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है उसका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये वाला पार्ट समझ में आया? बोलो हाँ या ना। सर एंगल ऑफ डिप्रेशन मैक्सिमम हो सकता है हम लोग का 90 डिग्री। हाँ, मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है। वो तब होगा जब एकदम से, मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री तो नहीं होगा, ठीक है, 90 के बहुत पास होगा, मतलब 89.99999 उस टाइप का कुछ होगा। ओके सर। एग्जैक्ट 90 डिग्री पे तो अगर वो पूरा का पूरा फुट पे पहुंच गया और वो एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे, तो बीच में टावर ही आ जाएगा, वो देख ही नहीं पाएगा उसको। लेकिन हाँ, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री कह सकते हैं उसको, ठीक है। यहाँ तक का सारा सिनेरियो समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करें एक बार हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो लेट मी मार्क वन न्यू पॉइंट, से दिस इज बी, जहाँ पे वो 6 सेकेंड्स के बाद में पहुंच जाएगा, ठीक है। एंड अगेन बी पॉइंट से हम लोग इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए एक ऐसा लाइन क्रिएट कर लेते हैं। दिस टाइम द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री, यहाँ लिख देता हूँ 60 डिग्री, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक सारा चीज समझ में आ गया आप लोग को। रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब बेटा आगे पढ़ते हैं कि आगे ये क्या कह रहा है। आगे ये कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। फ्रॉम दिस पॉइंट मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट ए पॉइंट, ओके। कि ए पॉइंट से फुट तक पहुंचने में, ये डिस्टेंस कवर करने में उसको टोटल टाइम कितना लगा, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक। दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग, एकदम ध्यान पूर्वक धीरे धीरे सुनना आप लोग। हाँ, सबसे पहले मैं क्या कहना चाहता हूँ, सोल्यूशन, लेट द स्पीड of the car be u मीटर पर सेकेंड। u मीटर पर सेकेंड का हम लोग उसका स्पीड मान देते हैं, क्योंकि कार जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब आप सवाल पढ़ोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ए से लेके बी पहुंचने के लिए कार को टाइम कितना लगा। कार टू 6 सेकेंड, 6 सेकंड। ठीक है। अगेन वी नो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। So this implies distance is equal to speed into time. बोलो आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहे हैं सर। तो अगर A से लेके B वाला डिस्टेंस में निकालना चाहूँ, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो उस केस में बेटा स्पीड कितना है, स्पीड इज u, एंड टाइम कितना है, टाइम इज 6 सेकेंड्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 6u। क्या ये चीज समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब मैं थोड़ा बहुत और मार्क करता हूँ बेटा, इसको सी मार्क कर लेते हैं, इसको डी मार्क कर लेते हैं, और एक चीज और एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम बी टू सी बी टी सेकेंड्स, ठीक है। अब बी से सी का यदि बात करोगे तो वापस से आप देखो कि अगर हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी निकालना चाहें तो अगेन द फॉर्मूला वुड बी स्पीड इनटू टाइम, ओके। एंड स्पीड इज क्लियरली हाउ मच, स्पीड इज यू, और टाइम कितना है, तो टाइम इज टी सेकेंड्स इटसेल्फ। तो अल्टीमेटली बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ वो कहें कि वो यूटी हो जाएगा। बोला हाँ यार। हाँ सर। हाँ सर। स्टूडेंट सबको क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ये कैलकुलेशन को मैं थोड़ा सा और नीचे यहाँ साइड में कर देता हूँ कि बी और सी के बीच का डिस्टेंस भी पता चल गया, ए और बी के बीच का डिस्टेंस भी पता चल गया। अब मैं डायग्राम में थोड़ा बहुत मार्किंग कर लेता हूँ। ए से लेके बी के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी 6u, और बी से लेके सी के बीच का जो डिस्टेंस है दैट यू विल बी ut, ठीक है। आई होप कि यहाँ से लेके यहाँ तक सारा आप लोग को समझ में आया अच्छे से, ओके। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और एकदम ध्यान से सुनना समझना इस चीज को, ठीक है।
ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो ग्राउंड है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल होगा? हाँ सर। हाँ ओके। सर। क्या हम लोगों ने बेटा ऑल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट पढ़ रखा है? क्या हम ये कह हाँ सकते हैं? सर। हाँ मैं सर। देखो अभी थोड़ा डायग्राम क्लीन कर देता हूँ। देखो, क्या अपन कह सकते हैं कि ये रेड हॉट और ये रेड हॉट, ये दोनों एंगल एक दूसरे से इक्वल होगा? हाँ सर। तो यहाँ पर वी कैन मार्क बेटा दिस इज 30 डिग्री। और क्या हम सिमिलर लॉजिक से ये कह सकते हैं कि ये 60 डिग्री वाला एंगल और ये 60 डिग्री वाला एंगल सेम होगा? ऑल्टरनेट एंगल वापस, हाँ तो ये एंगल बेटा कितना हो जाएगा उसके हिसाब से? 60 डिग्री। ठीक है, तो अब सारा सिचुएशन पूरा तैयार है अपना सॉल्विंग के लिए। और अपने को यहाँ से सच बताऊं तो फाइनल आंसर क्या फाइंड करना है वो भी थोड़ा एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि ए से लेके सी पहुंचने के लिए कार को कितना टाइम लगा ये मेरे को फाइंड करना है। तो ए से लेके सी पहुंचने के लिए इट इज क्वाइट क्लियर कि ए से लेके बी पहुंचने के लिए इट टुक 6 सेकंड्स, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। और बी से लेके सी पहुंचने के लिए आई हैव एज्यूम्ड कि इट विल टेक टी सेकंड्स। तो फाइनल आंसर जो अपना होगा वो कितना हो जाएगा? 6 प्लस टी। बोलो स्टूडेंट्स, आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहे सर। तो सर इससे आपका 6+T हो जाएगा। हाँ, फाइनल आंसर 6 प्लस टी हो जाएगा। सर हाँ, तो सर इसका लाइक हम लोग डिस्टेंस बी से क्यों नहीं मेजर कर सकते? लाइक हम लोग को ए से ही क्यों मेजर करना है? मतलब मैं नहीं समझा। सर जैसे आपने बोला ना कि ए टू सी हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, तो नहीं 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 हम नहीं नहीं, 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 आपने ठीक से सुना ही नहीं। मैंने बोला कि ए से सी रीच करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो निकालना है हम लोग। तो सर बी से सी जितना लगा है उतना टाइम क्यों नहीं निकालना है सर? आप एक बार ये क्वेश्चन के लैंग्वेज के ऊपर में डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे इसमें जो लैंग्वेज बोला हुआ है तो हम लोग को स्टार्टिंग पॉइंट में कार का पोजीशन कौन सा बताया हुआ है? ए वाला बताया हुआ है। एकदम बिगिनिंग में अगर हम सोचे तो A straight highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observes the car at an angle of depression of 30 degree. तो सबसे पहले जो मैन यहाँ बैठा हुआ था डी पे, उसने कार को कहाँ पे देखा? ए पे देखा। और हम लोग को जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज किया हुआ है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, तो यहाँ पे दिस पॉइंट का जो रेफरेंस है वो ए पॉइंट का रेफरेंस ले रहा है। वो आप लैंग्वेज को 2 बार 3 बार पढ़ो तो क्लियर हो जाएगा शायद। ओके सर। ठीक है, अगर बी से सी तक का टाइम ड्यूरेशन वो पूछता ना तो लैंग्वेज ऐसा होता। ये क्वेश्चन भी है कहीं कहीं पे, RS अग्रवाल या RD शर्मा में है कि फाइंड द फर्दर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। मतलब फर्दर वर्ड एक यहाँ पे होता कि ए से बी का तो टाइम उसने बता दिया है, अब बी से सी में कितना फर्दर टाइम लगेगा वो आप कैलकुलेट करके बताओ। ऐसा लैंग्वेज होता है उसका। लेकिन फिलहाल इसमें जो लैंग्वेज है तो उसमें अपने से यही पूछा जा रहा है कि ए से लेके सी रीच करने में टोटल टाइम कितना लगेगा। तो ए से लेके बी का टाइम ड्यूरेशन ऑलरेडी गिवन है 6 और बी से लेके सी तक का वी हैव एज्यूम्ड इट इज टी। तो कुल मिला के आंसर शुड बी 6 प्लस टी। बोलो, आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, तो अब बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, हो गया सारा एजम्पशन वगैरह कार्यक्रम खत्म। अब स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग को यू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वी जस्ट हैव आवर सोल इंटरेस्ट इन टी। ठीक है, तो टी फाइंड करना है मेरे को। हाँ, तो अब मैं बिगिन करता हूँ। पहले इन ट्राइंगल ए सी डी से। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर में देखो क्या होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाई, हम कह सकते हैं ए सी। दिस एम्प्लाइज tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू सी डी का कोई वैल्यू है नहीं अपने पास, सी डी को एक बार ऐसे रहने दो। ए सी के जगह पे वी कैन राइट 6u प्लस यू टी। क्या बोलते हो, ये आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। देखो AC जिन लोगों को नहीं समझ में उनके लिए AC कैन बी रिटन एज AB प्लस BC। ठीक है, AB will correspond to 6u and BC will correspond to UT।
तो AC मस्ट बी इक्वल टू 6U प्लस UP। एक बार सब लोग रिस्पॉन्ड करो, क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? सर आप एक बार में ACD क्यों लिया? हम लोग हमेशा ऐसे दो ट्रायंगल लेते हैं ना, जैसे BCD और जैसे हाँ, इसके बाद में बेटा दूसरा ट्रायंगल भी लेंगे, मतलब टोटल तो यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिखाई दे रहा है ना, तो मैं एक एक करके बस ले रहा हूँ। पहले मैंने ये ले लिया और नेक्स्ट शॉट में हम लोग इसको ले लेंगे, ओके BCD को। ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर। ओके। यहाँ तक मैं एक बार और पूछ लेता हूँ, क्लियर है सबको? 100% रिस्पॉन्ड करो, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अब यहाँ से बेटा देखो क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू U, आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, 6 प्लस T डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। ये हो जाएगा यहाँ से CD का वैल्यू से इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक पूरा क्लियर है आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे ट्रायंगल पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। एक लाइन का ही बात है बस। इन ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल के अंदर में ध्यान से देखना, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू CD डिवाइडेड बाई BC। ठीक है, अब थोड़ा सा रिप्लेसमेंट वगैरह भी कर लेते हैं इसका। tan 60 डिग्री का मतलब हो जाएगा अंडर रूट 3, CD का तो CD ही रहेगा, BC का मतलब हो जाएगा UT। ठीक है, BC का मतलब हो जाएगा UT। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर CD का वैल्यू कितना हो जाएगा, CD इज इक्वल टू अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ UT, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी 1 और 2 दोनों में आप देखो कि CD का ना अलग अलग वैल्यू आया है। तो 1 और 2 से, मतलब 1 और 2 में हम देख रहे हैं कि LHS दोनों का इक्वल है, तो वी कैन से कि दोनों का जो RHS है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो 1 and 2 implies U times of 6 plus T divided by under root 3 is equal to under root 3 times of UT। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई होगा। ध्यान से आप देखो कि दोनों साइड से हम U को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, कट जाएगा, और अंडर रूट 3 को अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 6 प्लस T इज इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 3 विल बिकम 3, तो ये हो जाएगा 3T। दिस एम्प्लाइज 6 इज इक्वल टू 2T, मतलब 3T माइनस T। ठीक है, एंड दिस एम्प्लाइज T इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो T का फाइनल वैल्यू निकल के कितना है, 3 सेकेंड। तो हमारा जो फाइनल आंसर है, रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू 6 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 9 सेकेंड्स। देखो आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ क्या सर? सर इसमें आप वो हाँ, कंप्लीटली कॉमन साइड वाला चीज यूज किया ना? नहीं समझ रहा मैं, फिर बोलो। मतलब जो कंप्लीटली कॉमन साइड लेता है दोनों में, सर वही तो चूज किया आपने? हाँ, कंप्लीटली कॉमन साइड जो था वही वाला लॉजिक यूज किया कि CD की हेल्प से पूरा सॉल्व किया। CD कंप्लीटली कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल। हाँ सर ठीक है, हाँ सर हम लोग 6+3 क्यों किया? बेटा 6 प्लस 3 इसलिए किया क्योंकि हम लोग को ये ढूंढना था कि A से लेके C पहुंचने में इस गाड़ी को कितना टाइम लगेगा, A से लेके C। तो T टाइम जो है वो आप देखो कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि लेट द टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम B टू C बी T सेकेंड। तो B से लेके C पहुंचने में T सेकेंड लगेगा, और A से लेके B पहुंचने में पहले से दिया हुआ सवाल में कि 6 सेकेंड लगेगा। तो टोटल A से लेके C पहुंचने में कितना लग जाएगा, 6 प्लस T। ठीक है, हाँ सर। ओके। मैं एक बार और पूछ लेता हूँ, क्या ये क्वेश्चन नंबर 15 सबको 100% क्लियर है? रिस्पॉन्ड जरा आए ना? हाँ सर। ओके, मतलब ये वन ऑफ द नाइस क्वेश्चंस है, ठीक है, जिसका एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसको एकदम ध्यान से आप लोग प्रिपेयर करना। और इसमें मैं एक बात वापस से बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर ऐसा लैंग्वेज अगर रहता कि फाइंड द, यहाँ पे एक वर्ड होता फर्दर, इस जगह पे FURTHER, ठीक है, फर्दर। यहाँ पर अगर एक फर्दर वर्ड होता ना तो आपका आंसर 3 सेकेंड होता।
कि तब वो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि बी से सी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो इसके लास्ट लाइन के लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से एग्जाम में पढ़ना कि वो आपसे कौन सा टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा है। ए से सी वाला टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा है या बी से सी वाला टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा है। ए से सी वाला होने से आंसर मस्ट बी 9 सेकेंड 6 + 3, और बी से सी वाला टाइम ड्यूरेशन होने से आंसर शुड बी ओनली 3 सेकेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्ड करो। आया पूरा समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है आप लोग का, ये थोड़ा सा है तो आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन फिर भी ठीक है, एक ही क्वेश्चन है तो अपन इसको एक बार टैकल कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं बस एक नोट आप लोगों को दे देता हूँ। ये नोट ट्रिग्नोमेट्री के उस पार्ट का है जो पार्ट आप लोग के सिलेबस से एलिमिनेट हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला पार्ट। ओके, तो यहाँ पे बस इतना सा समझो कि tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ठीक है, इसको बहुत ही आराम से प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, या चलो मैं दिखाई देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। सपोज करो कि ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर में ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, सपोज करो कि ये है ए बी सी ट्राइंगल। अब यहाँ पर आप देखो कि cot थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बाय डेफिनेशन, ए बी बाई बी सी। सर tan थीटा का डेफिनेशन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसका हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। बोलो हाँ सर। स्टूडेंट्स, cot थीटा का डेफिनेशन क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, और ये जो 90 माइनस थीटा वाला पार्ट है, इसको अगर मैं अपना एंगल मानूं और उसके लिए मैं tan निकालूं, तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा के ए बी बाई बी। अपोजिट हो गया ए बी, तो ए बी होगा उसके लिए परपेंडिकुलर और बी सी होगा उसके लिए बेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ए बी बाई बी सी। तो आप देख सकते हो कि दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो सेम। अल्टीमेटली हम यहाँ से देखो क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। बोलो क्या ये चीज आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, तो बस ये इतना सा बात है बेटा, इसी बात पे बेस्ड ये वाला सवाल है। ठीक है, इस छोटे से बात के लिए हम लोग इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, इसको कर लेंगे हम। चलो पढ़ लो आप लोग, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। हो गया पढ़ना? हाँ सर। ओके, आओ देखते हैं इसको बेटा आगे। एक बार मैं रीड कर देता हूँ, फिर डायग्राम बना के आगे काम को बढ़ाएंगे। ठीक है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि एक तो सबसे पहले कोई हॉरिजॉन्टल होगा इस टाइप से रोड जैसा, उसके रोड के किसी कोने में जाके एक मान लो कोई टावर होगा रेड कलर का। अब क्या है कि इस हॉरिजॉन्टल रोड पे 2 पॉइंट होगा। ठीक है, एक पॉइंट को हम लोग ए बोल देते हैं तो दूसरे पॉइंट को हम लोग बी बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि ए जो है, जो दूर वाला पॉइंट है, वो टावर से कितना दूर है, 9 मीटर, और जो बी वाला पॉइंट है वो कितना दूर है, आंसर इसकी 4 मीटर। ठीक है, और हमसे बोला जा रहा है कि इन दोनों पॉइंट से जो टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होने का क्या लॉजिक है, उसका लॉजिक है बेटा कि अगर एक एंगल कोई भी थीटा है, फर्स्ट वाला थीटा है सपोज करो, तो सेकेंड वाला एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये है इसका लॉजिक। ठीक है, देखो तो यहाँ तक का डायग्राम का सारा लॉजिक समझ में आया आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, बस तो अब सॉल्व हो गया बेटा। देखो क्या होगा इसमें।
तो यहाँ पर इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल में अगर अपन बात करें तो देखो क्या होगा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू CD डिवाइडेड बाई AC, ठीक है। और CD के लेंथ को एक बार के लिए हम लोग h मान लेते हैं, हाइट ऑफ द टावर जो है उसको हम लोग h एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा कि tan थीटा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 9। रिस्पॉन्ड करो, ये आया समझ नहीं आया समझ? आ गया दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अगेन अब दूसरे ट्राइंगल पे फोकस करते हैं। इन ट्राइंगल से BCD ट्राइंगल के अंदर में क्या लगता है आपको, क्या हो जाएगा? कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा CD डिवाइडेड बाई BC। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। हाँ नहीं बेटा, थोड़ा सा मैंने गलती कर दी जल्दबाजी। ये कॉट नहीं होगा, ये tan होगा। कॉट लिखने से फिर उल्टा करना पड़ेगा। tan ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू CD बाई BC। देखो तो क्लियर सर है? ऊपर वाला फिर कॉट होगा क्या? नहीं बेटा, ऊपर वाला तो ठीक ही है। देखो tan थीटा ले रहे हो तो इस एंगल के ऑपोजिट कौन सा है? ये है परपेंडिकुलर आपका, ये है बेस, ठीक है। तो CD बाई AC h बाई 9, ये करेक्ट ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर भी इस ट्राइंगल के अंदर में इस एंगल का वैल्यू 90 माइनस थीटा है, तो इसका कॉट लेंगे तो वो होना चाहिए BC बाई CD, वो मैंने गलती से कॉट लिख दिया था। tan लेंगे हम लोग, tan लेंगे तो वो हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? CD, और बेस क्या होगा? BC। तो CD बाई BC, tan ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू। देखो क्लियर है यहाँ तक? रिस्पॉन्ड करूँ? सर अगर CDB होता तो कॉट होता ना? CDB, हाँ मतलब एंगल अगर CDB यूज करते तो कॉट होता, ठीक है। ये tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू CD बाई BC, ये स्टेटमेंट क्लियर है आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो एक बार, आया ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब ऊपर मैंने नोट में आपको क्या बताया कि tan 90 माइनस थीटा किसके इक्विवेलेंट होता है? कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू CD का वैल्यू h, BC का वैल्यू 4। देखो यहाँ तक क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। हाँ ओके सर ओके। अब बेटा 1 इंटू 2, अब सोचो कि सर 1 इंटू 2 क्यों कर रहे हैं? तो रीजन इज कि एक प्रॉपर्टी आप याद करो कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता था, ये याद है? हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो वो प्रॉपर्टी यूज करने के लिए बेटा ये वाला काम कर रहे हैं कि 1 इंटू 2 करेंगे। 1 इंटू 2 करने पे देखो क्या होगा, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा tan थीटा इंटू यहाँ पर मिल जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर मिल जाएगा h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36, ठीक है। 36 यानी कि 9 इंटू 4, उससे आया। अब tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36। दिस इम्प्लाइज h स्क्वायर इज इक्वल टू 36। दिस इम्प्लाइज यहाँ से h इक्वल टू, वैसे तो एक बार के लिए आएगा प्लस माइनस 6, ठीक है, लेकिन h एक हाइट है तो नेगेटिव हाइट का कोई सेंस नहीं बनता, इसीलिए h इक्वल टू 6 एक्सेप्ट होगा, और h इक्वल टू माइनस 6 जो है ये हम लोग बोलेंगे नॉट पॉसिबल। देखो आया समझ नहीं आया समझ? सर एक सीधी सा डाउट है मेरा। हाँ बोलो। मतलब सर अगर हम लोग मतलब जो हम लोग +1 +2 ऐसे लेते हैं किसी भी चीज़ का, तो हम लोग फ्रॉम सी लेवल लेते हैं ना, तो मान लीजिए अगर वो अगर टावर अंदर तक ऐसे लेंगे हो सकता है -6। मैं समझा नहीं, एक बार और बोलो, क्या बोल रहे हो? सर अगर हम लोग कभी +1 या +2 लेते हैं टावर ओवर का हाइट, तो सर हम हाँ लोग हाँ सी लेवल से मेजर करते हैं ना, और अगर हाँ, मान लीजिए टावर की सी मतलब सॉइल के अंदर हुआ तो हम लोग उसको -6 पे तो ले सकते हैं। एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड में नेगेटिव हाइट का कोई लॉजिक नहीं है। आप इमेजिन करो कि जैसे कोई भी आदमी का हाइट फिजिकल वर्ल्ड में नेगेटिव कैसे हो सकता है? कोई अगर सी लेवल से नीचे भी है टावर, ठीक है, तो भी हाँ सर। ऐसा है कि जहां उसका बेस शुरू होता है वहां से मेजरमेंट शुरू होगा,
मतलब हम लोग क्या है कि सी लेवल के नीचे और ऊपर वो तो मतलब पहाड़ वहाड़ के लिए है, ओके सी लेवल से कंपेयर करके मेजर करते हैं, लेकिन मैन मेड कोई स्ट्रक्चर अगर है तो वो सी लेवल के नीचे बनाओ ऊपर बनाओ उन सब से कोई मतलब नहीं है। अच्छा टोटल हाइट मतलब टोटल हाइट ही होगा, ठीक ओके है। सर हाँ सर और हाइट हो गया, एरिया हो गया, ये सब चीज का फिजिकल वर्ल्ड में नेगेटिव होने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। ओके सर चलो ये क्वेश्चन आया समझ में सबको, रिस्पॉन्ड करो एक बार, आया ना? हाँ हाँ सर सर। ओके, तो इसके साथ बेटा एनसीईआरटी जो है वो टोटली हम लोग का कवर हो गया, ठीक है। अब ये सब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं 5-6 टू, पढ़ना स्टार्ट करो आप लोग। ये पहला क्वेश्चन आसान आसान ही है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पढ़ लो फिर डिस्कस करते हैं। हो गया पढ़ना? स्टूडेंट्स पढ़ना हो गया, रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। ओके ओके, आओ चर्चा करते हैं, ध्यान से देखना। एक सेकंड रुकना, ये थोड़ा सा स्क्रीन जो है वो मिसबिहेव कर रहा है। तो सपोज करो कि ऐसा कोई सिनेरियो है जिसमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है, इधर पढ़ लेते। द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। तो कहीं ना कहीं ये वाले पार्ट का जो लेंथ है वो मेरे को 85 बताया हुआ। देखो समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है ओके, हाँ सर। आगे देखो क्या बोलता है। इफ द स्प्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड लेवल सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू 15/8, यानी कि ये वाला एंगल सपोज करो कि थीटा है, ठीक है, सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू 15/8, ऐसा मेरे को बताया हुआ। देन फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि ये चीज अपने से पूछा हुआ, ये वाला पार्ट, ठीक है। एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्प्रिंग, मतलब ये टोटली स्ट्रेच्ड है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी कोई लूज पॉइंट नहीं है, सारा का सारा टोटली स्ट्रेचड है ये वाला पार्ट। और ये वाला हाइट हम लोगों से पूछा हुआ है, ठीक है, मतलब h हैज बीन आस्क्ड टू अस, ठीक है। अब दिया हुआ क्या इंफॉर्मेशन है हम लोग को, tan थीटा दिया हुआ। मैं एक बार इसको कह देता हूँ कि ये भी सी ट्रायंगल है ये, ठीक है। हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पर tan थीटा, सो tan थीटा इज इक्वल टू 15/8, ऑलराइट। बाय डेफिनेशन अगर मैं tan थीटा को चेंज करना चाहूँ तो tan थीटा का डेफिनेशन क्या हो जाएगा इस सिनेरियो में, h, ये h छोड़, पहले साइड का नाम ले लेते हैं, BC अपॉन AB इज इक्वल टू 15/8। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर? क्लियर है हाँ सर। और अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन BC को मैंने कितना मान रखा है, h, AB वी हैव नो आइडिया AB क्या है, ठीक है, इज इक्वल टू 15/8। यहाँ से कैन वी से कि 8/15 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, h इज इक्वल टू AB, मतलब AB को हम लोग राइट साइड शिफ्ट कर लिए और 8 चला गया ऊपर, 15 आ गया नीचे। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर हाँ सर। ओके, तो बेटा AB का जो वैल्यू है दैट हैज नाउ बिकम 8/15 h। आई होप कि समझ में आया होगा, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर ओके, अब बेटा ढूंढना तो हम लोग को h है पूरे सिनेरियो में, तो अब हम लोग याद कर लेंगे पाइथागोरस बाय पाइथागोरस। बाय पाइथागोरस हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देखो ध्यान से, AC स्क्वायर
इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज AC स्क्वायर यानी कि 85 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर यानी कि 8/15/h का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया अब यहाँ पे बेटा एक एक करके बस वैल्यू डालना है हम लोग को, और वैल्यू डालने के बाद में यहाँ से h सॉल्व करेंगे वापस से। सिंस स्क्वायर वगैरह है तो शायद से 2 वैल्यू आएगा, लेकिन इतना कोई घबराने वाला बात नहीं है, सॉल्व कर लेंगे उसको। 85 का स्क्वायर हम लोग के लिए कितना हो जाएगा? 7225। 7225, परफेक्ट। दिस इज इक्वल टू 64/225 h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यहाँ से बेटा h स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 64/225 प्लस 1, ठीक है। सिंप्लीफाई करने पे ये हो जाएगा h स्क्वायर टाइम्स ऑफ 64 प्लस 225 बाई 225, और लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा हुआ है 7225, 7225, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा देखो, h स्क्वायर इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखना, 7225 इंटू 225 और डिवाइडेड बाई, ये दोनों को ऐड करके कितना मिलेगा? 64 और 225 289, नीचे आ जाएगा 289। अब यहाँ से कैंसिलेशन सोचने का बिल्कुल कोई दरकार नहीं है। रीजन बीइंग कि जितना भी टर्म्स आया है सारा अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। तो अपन ऐसा कर सकते हैं देखो कि h इज इक्वल टू प्लस माइनस 7225, ऊपर हमने देखा था कि 85 को स्क्वायर करने पे आया था, तो उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 85। 225 जो है वो 15 का स्क्वायर है, और 289 जो है वो 17 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा और दिमाग लगा सकते हैं कि 1785 देख के थोड़ा आंख चमक रहा है मेरा, ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस 75, ठीक है। और वापस से लेकिन h जो है वो हाइट ऑफ द काइट है, तो नेगेटिव होना तो इम्पॉसिबल है, तो यहाँ से h इज इक्वल टू हम कह सकते हैं कि 75, और यूनिट एक बार देख लेते हैं कि क्या था, मीटर, ये हो जाएगा 75 मीटर। रिस्पॉन्ड करो स्टूडेंट्स, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर, आ गया सर। आ गया बाकी सर। तो रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है ना पक्का? हाँ सर। ओके ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको। हुआ पढ़ना? अब देखो ये वाला टर्म पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। सन्स ऑल्टीट्यूड का क्या मतलब है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करना। सपोज करो कि ये कोई ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, मान लो कि एक ये रेड कलर का टावर, ठीक है ना। अब होता क्या है कि 2-3 सिनेरियो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसको बन जाने दो, फिर मैं इसको पार्ट पार्ट एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें देखो क्या सीन है, क्या कैसे है समझो। सपोज करो कि हम लोग दिन के कितने बजे का बात करो, 2-2:30 बजे का बात करो, तो 12 बजे तो एग्जैक्टली यदि हम बात करें तो 12 बजे सन ना यहाँ पर रहता है एकदम, कोई भी ऑब्जेक्ट के माना जाता है कि एकदम वर्टिकली अबव रहता है, ठीक है।
फिर धीरे धीरे सन जो है वो आपके नीचे की तरफ सनसेट की तरफ जाने लगता है धीरे धीरे। तो सनसेट की तरफ जब धीरे धीरे वो जाएगा तो एक सिनेरियो ऐसा होगा कि सन यहाँ पर रहेगा, और उस टाइम पे जो आदमी का शैडो का फॉर्मेशन होगा वो देखो ऐसा होगा, ये वाला पार्ट, ये पर्पल वाला पार्ट विल बी शैडो ऑफ द रेड टावर व्हेन सन इज एट द पोजीशन से ए। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? सर हम्म, सर सन 12 बजे सारा ऑब्जेक्ट के लिए कैसे 90 डिग्री रह सकता है? सारा जगह पे बेटा 12 बजे एक साथ नहीं बजता है ना। मतलब इंडिया में जब 12 बज रहा है तब यूएस में 12 नहीं बजता है, जापान में 12 नहीं बजता है, ऑस्ट्रेलिया में 12 नहीं बजता है। हाँ ठीक है। आ रहा बात नहीं? तो वो हाँ, टाइम का सेटिंग ही इस तरह से किया हुआ रहता है कि 12 जब कभी भी किसी भी रीजन में बजेगा, वर्ल्ड के कोई भी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे जब 12 बजेगा तो सन विल बी वर्टिकली ओवरहेड, और सन सिंस हम लोग से बहुत ज्यादा दूर है तो ये चीज पॉसिबल है। सर आप ठीक है, इसको वापस एक बार समझा दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ बेटा कि 12 जब बजेगा, मान लो कि हम लोग अपने गुवाहाटी का बात करते हैं, तो गुवाहाटी में जब 12 बजेगा तो उस टाइम पे आपको ये फीलिंग हो रहा है कि सन जो है वो उस टाइम पे एकदम एग्जैक्टली वर्टिकली ओवरहेड रहेगा हम लोगों के, मतलब ऐसा सन एकदम माथे पे होगा हम लोग के, और उस टाइम पे शेडो का लेंथ एकदम ऑलमोस्ट 0 जितना होता है। ठीक है, उसके बाद में जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो हम लोग मॉर्निंग में तो सनराइज होता है और इवनिंग में फिर क्या होता है, सनसेट होता है। तो सन धीरे धीरे क्या है कि वेस्ट की तरफ में जाके वो सेट होने लगेगा। बोलो आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ रे सर। ओके, तो मेरा कहना है कि जब सनसेट अपने प्रोसेस में रहेगा तो एक पोजीशन ऐसा कुछ होगा कि जब ए पॉइंट पे सन है और ए पॉइंट से सन का रे निकला और वो इस रेड वाले टावर को सरपास करके ये पर्पल कलर का जितना मैंने बनाया है इतना लंबा शेडो बना रहा है। ये चीज आया समझ, नहीं आया समझ? आया सर। आ गया। फिर सन क्या है कि ये ए पोजीशन पे बेटा रुका हुआ नहीं रहेगा, फिर वो आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, और नीचे की तरफ जाएगा तो ए के बाद में वो नेक्स्ट पोजीशन सपोज करो कि बी पे जाता है, यहाँ जाता है। ठीक है, बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे जब वो जाएगा तो ए पॉइंट के टाइम पे बनने वाला शेडो का लेंथ और बी पॉइंट के टाइम पे बनने वाला शेडो का लेंथ सेम नहीं होगा। अब ये बी पॉइंट पे देखो कितना लंबा शेडो बनेगा, ये मैं बना रहा हूँ इसको, कितना लंबा शेडो बनेगा बी के टाइम पे। बोलो आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहा है। यस सर। ओके, और जैसे जैसे बेटा वो नीचे जाएगा तो आपको पता होगा कि एकदम अर्ली मॉर्निंग और एकदम से मतलब इवनिंग डॉन और डस्क के जस्ट पहले, ठीक है, जो शेडो का लेंथ है वो मैक्सिमम होता है। ये चीज भी पता है आप लोग को? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो अब क्या है देखो कि जो अलग अलग पोजीशन है ना सन का, इस अलग अलग पोजीशन में जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, जैसे ए के टाइम पे कुछ ना कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन रहा होगा, ठीक है, बी के टाइम पे कुछ ना कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन रहा होगा। मतलब ये समझ लो कि थीटा ए यानी कि ए के टाइम का एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, थीटा ए, ये समझ लो कि थीटा बी ये बी के टाइम का एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ऐसे कर करके सन का जितना भी अलग अलग पोजीशन है ना, सारे पोजीशन पे कोई ना कोई एंगल ऑफ एलिवेशन होगा उसका, मतलब बहुत सारा पोजीशन है सब पे एंगल ऑफ एलिवेशन होगा अलग अलग। क्या ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो। हाँ हाँ सर। सर। ओके, और ये जो अलग अलग पॉसिबल एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, उसी चीज को बोला जाता है सन्स ऑल्टीट्यूड। सन्स ऑल्टीट्यूड का मतलब है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे सन का एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या ये टर्म पूरा क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। तो यही मतलब है बेटा सन्स ऑल्टीट्यूड का। सन्स ऑल्टीट्यूड का बेसिकली एक शब्द में अगर मतलब बोले तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट अ पर्टिकुलर गिवन टाइम। क्या ये चीज क्लियर है, नहीं क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो। है सर। क्लियर है सर। क्लियर है सर। ओके, और एक चीज थोड़ा सा और यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर लो कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा तब शेडो का लेंथ कम होगा, और जब एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा तो शेडो का लेंथ ज्यादा होगा। क्या ये चीज फील कर पा रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अब बेटा क्वेश्चन को एक बार और पढ़ो आप। सर हाँ, सर आपने ये जो लास्ट स्टेटमेंट बोला एक बार रिपीट कर सकते हो?
एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ में शैडो का जो लेंथ है वो इनवर्स रिलेशनशिप में, कि एंगल ऑफ एलिवेशन जितना ज़्यादा होगा शैडो का लेंथ उतना कम होगा। मैं एक दो सिनेरियो और प्रपोज करता हूँ। देखो, सपोज करो कि ऐसे पोजीशन में सन है यहाँ पे, तो यहाँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन शैडो का लेंथ आप देखो कि उतना ही कम थी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन शैडो का लेंथ उतना कम। इनफैक्ट ये जब यहाँ पर होता है तब तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑलमोस्ट 90 डिग्री ही होता है, और इस टाइम पे शैडो सबसे छोटा होता है। और जितना कम आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, सपोज करो कि और अगर कम एंगल लेना है मेरे को, बी से भी नीचे कोई पोजीशन इमेजिन कर सकता हूँ। सपोज करो कि यहाँ कोई सी पोजीशन होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और कम हो जाएगा मेरा। तो कहने का मतलब है कि जितना लंबा शैडो उतना कम एंगल ऑफ एलिवेशन, जितना ज्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन उतना छोटा शैडो। शैडो लॉन्ग एंगल ऑफ एलिवेशन लेस, शैडो शॉर्ट एंगल ऑफ एलिवेशन मोर। ये लॉजिक है। देखो क्लियर है नहीं क्लियर है, रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। ओके, अब ये क्वेश्चन बेटा आप लोग पढ़ लो एक बार अच्छे से, फिर इसको सॉल्व करो। हो गया पढ़ना? हाँ सर ओके बेटा, देखो कि ये सपोज करो कि आपका ग्राउंड पोजीशन है। अगेन लेट अस से कि एक कोई रेड कलर का टावर होगा अपने पास में। सी दिस इज द टावर, ओके। अब दो पोजीशन बनाना है। एक पोजीशन जब सन का जो ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड मतलब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन, वो एक बार 30 डिग्री और एक बार 60 डिग्री। तो मैं पहले जो है वो 60 डिग्री वाला सिनेरियो बना रहा हूँ। ये वाला सपोज करो कि 60 डिग्री वाला सीन है, ठीक है। एंड देन आई एम ट्राइंग टू मेक द 30 डिग्री सिनेरियो। 30 डिग्री के टाइम पे थोड़ा नीचे इस टाइप का होगा। देखो आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? अरे ये वाला बेटा 60 डिग्री का पोजीशन है और ये वाला 30 डिग्री का पोजीशन है, ठीक है। और ये यहाँ पर अपना जो है, ये आप कह सकते हो कि सन का डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन। ये वाला भी सन, ये वाला भी सन, ठीक है। देखो यहाँ तक क्लियर है नहीं क्लियर है, रिस्पॉन्ड करो एक बार। क्लियर, ओके। अब बेटा क्वेश्चन के लैंग्वेज को एक बार और पढ़ो, उसके बाद में कोई बात करता हूँ आप लोगों से। शैडो का लेंथ, ठीक है, हम लोग को ऐसा बोला जा रहा है कि 30 मीटर लॉन्गर होगा जब सन का जो ऑल्टीट्यूड है वो 30 डिग्री होगा कंपेयर टू जब वो 60 डिग्री था। तो मेरे हिसाब से मैं ये प्रपोज कर रहा हूँ, देखो कि 60 डिग्री के टाइम पे जो शैडो का लेंथ था उसको हम लोग x ले लेते हैं, और कंपेयर टू दिस 30 डिग्री के टाइम पे जो लेंथ होगा वो हो जाएगा x प्लस 30। तो ये प्रपोजल सबको समझ में आ रहा है प्रॉपर्ली? हाँ सर। स्टूडेंट्स बाकी लोग भी थोड़ा रिस्पॉन्ड करो, बताओ आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके बेटा, यहाँ सब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा नेमिंग वेमिंग कर लेते हैं और फिर तो बहुत इजी, ए बी सी और डी, ठीक है। अब एक सिंगल ट्राइंगल को देखें तो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो एक जो भी इन दोनों ट्राइंगल के बीच में कंप्लीटली कॉमन साइड होगा उसका हम लोग को हेल्प लेना पड़ेगा। क्या आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे वो कंप्लीटली कॉमन साइड कौन है? सी डी, डी सी डी जो भी बोलो, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए वाई बोल देता हूँ, इसका हेल्प मैं लूंगा, ठीक है। दिस इज से वाई। चलो अब दो ट्राइंगल है अपने पास में, दोनों पे एक एक करके ट्रिगोनोमेट्री लगाते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। तो सर्वप्रथम सबसे पहले इन ट्राइंगल ए सी डी, इस ट्राइंगल में अगर हम ट्रिगोनोमेट्री लगाएं तो आई थिंक कि ऐसा होना चाहिए कि tan ऑफ 30 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है। दिस एम्प्लाइज 1/√3 इज इक्वल टू सी डी का वैल्यू y, y के बाद में ए सी का वैल्यू
x प्लस 30, ठीक है। और यहाँ से y का वैल्यू यदि मैं सर्च करूँ तो दैट वुड बी x प्लस 30 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर दूसरा ट्राइंगल हम लोग देख लेते हैं। इन ट्राइंगल BCD, BCD ट्राइंगल में देखो क्या होगा, tan of 60 डिग्री is equal to CD divided by BC. This implies tan 60 डिग्री का वैल्यू अंडर रूट 3, CD का वैल्यू y और BC का वैल्यू x। तो यहाँ से यदि बेटा y निकालेंगे हम लोग तो दैट वुड बी y is equal to रूट 3x से इक्वेशन नंबर 2। और y का वैल्यू वैसे फाइनली हम लोग को चाहिए तो नहीं, इंटरेस्ट तो हम लोग को x में ही है। बस ये देख लेते हैं क्या पूछा है, क्या फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, y ही चाहिए हम लोग, x नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं कि पहले 1 और 2 से देख रहे हैं हम लोग कि LHS सेम है दोनों के केस में, तो RHS को इक्वेट किया जा सकता है। तो 1 and 2 implies we can say x plus 30 divided by under root of 3 is equal to under root 3x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, x plus 30 is equal to we can say कि 3x। यहाँ से बेटा 30 is equal to 2x। फाइनली we can say x is equal to 15, ठीक है। लेकिन x हम लोग को चाहिए नहीं था, हम लोग को चाहिए था y। ओके स्टूडेंट्स, क्या ये बात क्लियर है कि y चाहिए हम लोग को? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो हाँ, इक्वेशन नंबर 2 को देख लो बेटा, 2 से एकदम आसानी से y निकल के आ जाएगा। 2 implies y must be equal to under root 3 into x which is equal to 15। सो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 15 अंडर रूट 3। एक चीज और क्वेश्चन में हमेशा चेक करना, जैसे यहाँ पर देखो मैंने शायद पहले भी ये बात करा था आप लोगों से, और आज एक एग्जांपल भी आ गया वैसे। जैसे ये बोल रहा है कि टेक अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1.732, ठीक है। तो आप आंसर को 15 रूट 3 पे नहीं छोड़ सकते, आपको आंसर में क्या करना पड़ेगा, ये रूट 3 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। दिस विल बी 15 टाइम्स ऑफ 1.732। अब इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? यस सर। मतलब इसके अंदर में अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहता कि रूट 3 का वैल्यू कितना लेना है तो आप इग्नोर कर सकते थे, आप रूट 3 को रूट 3 छोड़ सकते थे। लेकिन अगर ऐसा कोई वैल्यू मेंशन किया हुआ है तो उस टाइम पे आपको वो वैल्यू यूज करके और फिर जो फाइनल कैलकुलेशन होगा वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ, सन्स ऑल्टीट्यूड का मीनिंग क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड कर एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। प्रोबेबली ये नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाना चाहिए चैप्टर आप लोगों को।